अभी हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्लास की जो लेसन के ऊपर है। और इसके अंदर हम चार्ट के कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे कि उन कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाए, उनको कैसे देखा जाए, उनसे मतलब कैसे लिया जाए, और मतलब लेने के बाद हम डिसीजन कैसे करेंगे कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर अगली कैंडल रेड बनेगी। अगर हमने डिसीजन ले लिया कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी तो फिर उसको बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनती तो क्या रीजन हो सकता है, ये सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और उनको समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग कैंडल से। अब जो मैं ये दिखाने जा रहा हूँ स्लाइड, ये सबको पता है कि हर एक कैंडल के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? ओपन, क्लोज, लो और हाई की सबको आती है। हर एक ट्रेडर को ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको आती है। अगर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन रीड करने आ रही है तो फिर ये किसी काम की नहीं है कि इसके अंदर ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, हाई और लो कहाँ है। सिर्फ अगर ये इस हद तक आती है तो ये किसी काम की नहीं है। इसके अंदर फीलिंग्स क्या है, इसके अंदर ऑपरेशन क्या हुई, इसके अंदर सेलर्स ने क्या कहा, बायर्स ने क्या कहा, इस पूरी ऑपरेशन का जो कंक्लूजन बना इस कैंडल में, वो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ओपन, क्लोज, हाई, लो, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन इस कैंडल के नीचे के विक ने क्या बताया, ऊपर के विक ने क्या बताया, इस कंप्लीट बॉडी ने क्या बताया, बॉडी की साइज कितनी हुई, ऊपर वाले विक की साइज कितनी बनी, नीचे वाले विक की साइज कितनी हुई, ये साइज बॉडी से जब कंपेयर करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या निकलेगी, ऊपर के विक की नीचे की विक की साइज से कंपेयर करेंगे तो वहां से इंफॉर्मेशन क्या निकलेगी। हमें ये चीज रीड करनी है। हमें ये सिर्फ नहीं देखना कि ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है। वो ऐसे कैंडल आप रीड कर सकते हो लेकिन उससे आप मतलब नहीं निकाल सकते। अब इस ऑपरेशन के अंदर, इस कैंडल के ऑपरेशन के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहले जब प्राइस ओपन हुई थी तो उस वक्त सेलर्स ने एंट्री कर दी। यहां से लेके यहां तक कौन आया? सेलर्स ने एंट्री कर दी। इस सेलर्स की एंट्री को इस पॉइंट से बायर ने टोटली कंट्रोल कर दिया। टोटली ये कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करने के बाद यहां पर जब कंट्रोल किया तो ये वाले सेलर बिल्कुल फेल हो गए। इनको बायर्स ने कंट्रोल कर दिया, ये सेलर फेल हो गए। अब नीचे ये दो हम कैंडल्स तो नहीं लगा सकते डेफिनेटली। अब हम इन कैंडल को और इस कैंडल को, अपोजिट कैंडल हैं, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास मिल गया विक। तो विक की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि जब दो कैंडल को सब्ट्रैक्ट करें अपोजिट कैंडल को तो विक की फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। जब यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई तो दोबारा सेलर्स ने मार्केट में एंट्री कर दी, प्राइस को रिजेक्ट किया। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से प्राइस को, बायर की प्राइस को रिजेक्ट किया। अब एक इंफॉर्मेशन ये मिली, एक ऊपर से विक मिला था और एक हमें इंफॉर्मेशन ये मिली। नीचे का जो सेलर था वो फेल हो गया, ये सेलर फेल हो गया, ये सेलर दोबारा मार्केट के अंदर ओपन हुआ। तो जो सेलर फेल हुआ यहां पर हम लिखेंगे, इस वीक की इंफॉर्मेशन में लिखेंगे कि सेलर फेल। जब सेलर फेल होता है तो बायर स्ट्रांग होता है। और यहां पर दोबारा सेलर एंटर हुआ तो हम बोलेंगे दोबारा के सेलर एक्टिव। अब ऊपर की तरफ सेलर एक्टिव है, क्यों हुआ है एक्टिव? सोचने की बात है। सेलर क्या बताना चाह रहा है? सेलर बताना चाह रहा है कि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। मतलब कि यहां पर बहुत सारे सेलर इस पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये एरिया खाली है, इस एरिया के अंदर कोई भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर सेलर ने यहां से पुश किया तो अब सेलर यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां तक मौजूद है। नहीं, ऐसा यहां तक मौजूद नहीं है। सेलर ने बताया कि हम इस पॉइंट पे मौजूद है, क्योंकि सेलर प्राइस को नीचे पुश करता है। आपने जब भी सुना होगा किताबों में या फिर आपने देखा होगा कि सेलर प्राइस को पुश करता है या बायर प्राइस को पुश करता है, वो पुश ऊपर की तरफ होता है या पुश नीचे की तरफ होता है। तो ये इस सेलर ने प्राइस को पुश किया, और जब पुश किया तो इसका मतलब है कि सेलर इस जगह पे मौजूद है। ये एरिया बिल्कुल ओपन है। इस एरिया में कौन आएगा?
इसका मतलब है कि ये बायर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि सेलर इस जगह पे बैठा है, ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल फ्री है। तो इस एरिया को कौन फिल कर सकता है? इस एरिया को दोबारा बायर फिल करेगा। बायर फिल करके अगर दोबारा उसी पुश वाली जगह पे पहुंचता है और वहां पर आप थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखते हो, रिजेक्शन देखते हो, तो फिर सेलर की कैंडल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हमने इसमें बात से क्या सीखा कि नीचे जो विक होता है उसमें सेलर फेल होता है और वो बायर कंट्रोल कर चुका होता है ग्रीन कैंडल में, और ऊपर का जो विक होता है उसके अंदर सेलर एक्टिव होता है और सेलर अपनी पोजीशन बताता है कि मैं कौन सी जगह पे एक्टिव हूं, मैं कौन सी जगह पे हूं। तो ये दूसरे सेलर्स को भी एक इंफॉर्मेशन जाती है कि दूसरा सेलर जो बैठा है वो इस जगह पे बैठा है। ये उसने पुश किया है, प्राइस को कंट्रोल नहीं किया। अब इस कैंडल के अंदर किसने कंट्रोल किया, कोई मुझे बताए? सर ये न्यूट्रल कैंडल है। बायर्स ने कंट्रोल किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सेलर था वो फेल हो चुका, इस बायर ने कंट्रोल किया है। अगर हम ये कहें कि ये वाली जो कैंडल यहाँ पर जो पुश है सेलर की तरफ से, कि सेलर इस कैंडल में कंप्लीटली मौजूद है, तो मौजूद नहीं है। कहां पर मौजूद है सेलर? हाईवे, इस पॉइंट पे मौजूद है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी आप लोग ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी विक आती है और आप सेल करते हो तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। एक दो कैंडल ऊपर जाने के बाद फिर सेल की कैंडल आती है, अक्सर ऐसे होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसे विक होता है और हमें लगता है कि यार ये सेलर तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, अब तो ये आना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब हम सेल करते हैं तो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। एक दफा ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे गिरती है, फिर कहते हैं कि चलो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर सेल करेंगे, अगर वो लॉस हो गया तो फिर हम एक मार्टिंगल लगा के उसको विन कर लेंगे। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन एक बात सोचने की है कि जब सेलर ने ऑलरेडी बता दिया कि मैं इस जगह पे मौजूद हूं, तो फिर हम यहां पर सेल क्यों करें? एक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई तो सेलर कहां पर मौजूद है? इस जगह पे मौजूद है, तो आएगा भी तो इसी जगह से ना। तो फिर हम यहां पर सेल को जबरदस्ती क्यों प्लेस करें? अगर हम ऐसे प्लेस करेंगे तो मार्केट में हम नुकसान उठाएंगे। हाँ, अक्सर औकात में ऐसा भी होता है कि एक ग्रीन कैंडल की जब ऊपर से विक होती है तो उसके बाद सेलर आ जाता है, वो एक अलग कहानी है, उसकी मैं आपको अलग से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। ये एक अलग सेटअप है, ये एक अलग सेटअप है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है, एक ऐसे नीचे का विक बनता है और हम समझते हैं कि अब पक्का पक्का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन जब हम बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जाके भी थोड़ा सा वापस नीचे आ जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाती है लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ऐसे इतनी बड़ी रिजेक्शन पे ट्रेड करें या ना करें, ऐसी बड़ी रिजेक्शन पे ट्रेड करें या ना करें, कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन माइंड कहता है कि इसके बाद सेल आएगी। एक बात है, अगर मैं यहां पर एक कैंडल बनाता हूं, आप सबको ये इल्म होगा कि अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर आए तो ये इन्वर्टेड हैमर किस चीज की निशानी है? कंटिन्यूएशन। आप लोग खुद बता रहे हो ना कि ये कंटिन्यूएशन की निशानी है। सब एग्री हो इस बात पे? हर एक बंदा एग्री है? तो ये शूटिंग स्टार जी, शूटिंग स्टार क्या कह रहे हैं? तो शूटिंग स्टार जैसा नहीं होगा? नहीं, शूटिंग स्टार रेड कैंडल होती है, वो ग्रीन कैंडल नहीं अच्छा, होती। अच्छा, ठीक है, अब हर एक बंदा ये एग्री कर रहा है कि ये कैंडल इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। आप सोचो, जब साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है, हम खुद कह रहे हैं कि मतलब प्राइस कंटिन्यू करेगी। प्राइस क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू लेकिन उसके बाद हम ये क्यों सोचते हैं कि इतना सेलिंग का प्रेशर है, एग्री कैंडल सेल होनी चाहिए? हम खुद ही कंफ्यूज हो गए ना। एक दफा में कहते हैं कि ये प्राइस कंटिन्यू करेगी, और दूसरी बार अगर सोचे तो कहेंगे क्या ये साइन ऑफ रिवर्सल है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स का रिएक्शन है और रिजेक्शन बहुत ज्यादा आई है, बायर बहुत वीक हो गए, अब सेल की कैंडल आनी चाहिए। अब हम कंफ्यूज होते हैं, बाय करें या सेल करें। जहां सेल करना होता है वहां बाय करते हैं, जहां बाय करना होता है वहां पर सेल करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ नहीं पाते। अगर जो आपने ये सेटअप बनाया है ये इन्वर्टेड हैमर का, अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता है मतलब फिर क्या होता है?
शूटिंग रेड स्टार कैंडल अगर फॉर्म हो इसी तरीके से, मतलब जिस तरह ग्रीन के बाद आपने ये बताया ना कि ये बन गई ग्रीन कैंडल विक वाली, तो क्या होगा फिर? देखो फिर वो यही होगा, ऐसे बनेगी कैंडल। ये एक अलग कैंडल है, जी ये एक अलग कैंडल है, इसका कॉन्सेप्ट एक अलग रहेगा। ठीक है, कि इसको हमने, इसके बाद हमने सेल करना है या फिर हमने बाय करना है, हमने क्या करना है। ठीक है, एक बात देखें, ये कैंडल आपको इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? ये कैंडल आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि बायर ने ट्राई किया था, बायर ने क्या किया था, यहां से ट्राई किया था, ऊपर की तरफ गए थे, इस पॉइंट से हमने बायर को कंट्रोल करके बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, न्यू लोअर लो बना दिया हमने, या फिर लो प्राइस बना दी। तो इस इंफॉर्मेशन में क्या मिला कि सेलर कहते हैं कि बायर फेल हो गए, बायर फेल हो गए और हमने उनको कंट्रोल कर दिया। जब बायर को आप लोगों ने कंट्रोल कर दिया, अब आपने ये देखना है, दो इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एक ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, उसके बाद एक ये कैंडल बनी, सही है। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर और इस इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मिल रहा है कि जब बायर को सेलर ने कंट्रोल कर दिया तो दोबारा बायर ने एंट्री नहीं की। यहां पर इस कैंडल में क्या कहते हैं, जब बायर को सेलर ने कंट्रोल कर दिया, एक बायर की कैंडल, जब दोबारा बायर ने ट्राई किया, उसको सेलर ने जब कंट्रोल कर दिया, और जब सेलर कंट्रोल कर रहे थे तो कंट्रोल आखिरी पॉइंट पे अगेन बायर ने इंटरेस्ट शो किया, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा कुछ करना चाहते हैं। यहां पर विक नहीं है, यहां पर विक है, इन दोनों में डिफरेंस है, इस इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन में क्या है, डिफरेंस है। यहां पर बायर क्या कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, और यहां पर बायर क्या कहता है कि हम इंटरेस्टेड अब भी, अभी भी है तो अभी भी हैं। अगर हम इसके बाद हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो 50% चांस होते हैं, कभी सेल हो जाती है, कभी बाय चली जाती है। अब वो जो कब हमें पता चले कि सेल होगी, कब बाय होगी, उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होगा कि अगर बायर एक्टिव हैं तो बायर की स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज्यादा है। वो हम जब वॉल्यूम की तरफ चलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल के ऊपर की विक और उसके नीचे की विक और उसकी इंफॉर्मेशन को समझें, और फिर हम पैटर्न को समझने की कोशिश करें। यस सर। सर एक डाउट था सर। हिलाल खान, तुम्हारी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। नहीं सर, मेरा तो नहीं है। अच्छा, फिर आप देखो, सर मुझे मेरे इधर से आ रही है। वह देखो, जिसके तरफ से आवाज आती है ना, मुझे यहाँ से पता चलता है, उसके माइक्रोफोन से पता चलता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जब जरूरत नहीं है तो माइक्रोफोन आप अपना म्यूट कर दें। ठीक है, जी और हिलाल, डाउट था सर। जी जी, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखें, अभी भी आ रही है आवाज। अशीफ, आप अपना आवाज बंद करो। जी अशीफ, आपकी तरफ से ही आवाज आ रही थी, ठीक है, आपकी तरफ से आ रही थी जी। किसको कंफ्यूजन थी सवाल पूछने की? मुझे जी सर, पूछिए। अगर कैंडल को वीक नहीं हुई तो क्या उस टाइम कैसे करना है? अब वो आप चलते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जो अगर इससे रिलेटेड है तो फिर आप पूछ सकते हैं, जो बाकी मैं हर एक कैंडल को क्लियर करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जी जी, पूछें। और सर जैसे आप बोले ग्रीन कैनल का हाई पे यहाँ पे सेलर्स है, मतलब इसके लो पे यहाँ पे बायर्स होंगे। ग्रीन कैंडल के लो पे यहाँ पर बायर होंगे, हाँ सर। बिल्कुल। हम यहाँ नहीं कह सकते कि बायर ओपन प्राइस पे। अब इसने बता दिया कि बायर अभी जो हमारे इस ग्रीन कैंडल के हैं वो यहाँ इसके पास है, लो के पास है। सर इससे रिलेटेड एक सवाल था, पूछ सकता हूँ? जी सर मतलब आपने बताया था जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे वाले सेलर्स फेल्ड हो गए हाँ और ऊपर वाले एक्टिव है, जी, तो सर नीचे वाले और ऊपर वाले अलग अलग हुए? हाँ सेलर अलग हो सकते हैं, या अलग फिर हो सकते हैं? या फिर सेम भी हो सकते हैं। एक बात है, आपने एक माइंड बनाया है कि मेरे पास 100 रुपये आए, 50 रुपए का सामान अभी खरीदता हूँ, अगर नीचे गिरा तो 50 का फिर खरीदूंगा ताकि एवरेज हो जाए। तो आप 2 दफा बाय कर सकते हो ना। ठीक, मतलब यानी ये चांस है 50-50 के नीचे के भी अलग हो सकते हैं और ऊपर के भी अलग हो सकते हैं। बिल्कुल,
अलग, वो हम आगे चलेंगे तो फिर हम उन सेलर्स की कंडीशन भी समझेंगे कि सेलर बाय सेलर कैसे सेल करता है और किस तरीके से प्लान बनाता है और अपना ऑर्डर कैसे लगाता है और अपना नुकसान कैसे यहाँ पर शो करता है, वो सारी चीजें हम करेंगे। बस विक की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी समझें, क्योंकि अब बेसिक पे है ना, हम कैंडल की विक की रीडिंग की बेसिक कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों के सवाल है वो सब एडवांस के हैं, ठीक है। तो एडवांस पे जब चलेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप बेसिक पे सिर्फ समझें कि ये विक आपको शो क्या करता है, ठीक है। और अगर कोई सवाल ना भी पूछे ना तो उसको भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट मुझे पता है कि क्या क्या क्लियर करनी है, सब क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी कैंडल में यहां पर शो करता हूं, क्योंकि अब आगे जो 3 स्लाइड्स आएंगी वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है, हमने रीडिंग करनी है विक की इंफॉर्मेशन जो हमें डिसीजन करने में मदद करेगी। अगली स्लाइड के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग विक ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक समझने जा रहे हैं। ये एक 30 सेकंड की कैंडल है। इस 30 सेकंड की कैंडल में किसने ट्राई किया है? सेलर ने। सेलर्स ने। अगली 30 सेकंड की कैंडल में किसने ट्राई किया? बायर। बायर। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या लग रहा है, किसने मार्केट को कैप्चर किया, किसने डोमिनेंसी दिखाई? बायर्स बायर्स ने। ये 30 सेकंड की कैंडल, ये 30 सेकंड की कैंडल, दोनों 30-30, तो टोटल क्या बना? ये 1 मिनट बना। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट, जब दो अपोजिट बॉडी होती हैं तो हमने क्या करना होता है, इस बॉडी की ऊपर वाली लेवल और इसकी नीचे वाली लेवल, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा विक। अब इस विक का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि बड़ी बॉडी ग्रीन कैंडल की है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है, ठीक है। अब हमने जो रिमेनिंग बॉडी थी वो यहां पर लगा दी, 2 कैंडल को आपस में जोड़ा तो कौन सा पैटर्न बना है? ये बुलिश हैमर। बुलिश हैमर। बुलिश हैमर अंदर से कैसा होता है? सेलर फेल होते हैं। इस इंफॉर्मेशन में ये पता चलता है कि सेलर जब फेल होते हैं तो फिर बायर उनको कंट्रोल जब करते हैं तो ये शेप मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हैमर होता है वो हमेशा सेलर को फेल करने के बाद ही बनता है। मतलब सेलर फेल होते हैं इसके अंदर और बायर कंट्रोल करते हैं पूरे सेलर के अंदर। तो इस दौर के अंदर, इस 1 मिनट के अंदर या कितने भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, तो इस दौर के अंदर किसने डोमिनेंसी दिखाई? बायर ने डोमिनेंसी दिखाई। तो हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, अगली कैंडल की प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम पिछली कैंडल को देखते हैं ना कि पिछली कैंडल के अंदर कौन कंट्रोलर था। अब आपको क्या फील हो रहा है कि इस कैंडल के अंदर अगर बायर कंट्रोलर है तो आपका माइंड क्या कहता है कि अगली कैंडल में बायर बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या लगता है? कर सकते। चांस है सर। चांस है। इसका मतलब है कि अगर बायर डोमिनेंसी दिखाते हैं तो हम अगली कैंडल को बाय कर सकते हैं। अगर बायर वीकनेस दिखाएं यहां पर, अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर बायर सबसे पहले मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर सेलर आते हैं, 75% इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं किया, 75% कंट्रोल किया। तो अब हमने इनको सबट्रैक्ट किया तो हमें एक विक मिली। ग्रीन विक इसलिए है क्योंकि रिमेनिंग बॉडी ग्रीन है। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या मिला कि बायर अभी तक 25% मार्केट के अंदर डोमिनेंट हैं, लेकिन 75% सेलर ने उनको कमजोर किया। अब ऊपर वाली कैंडल को कंपेयर करो नीचे वाली कैंडल से, तो इन दोनों कैंडल के अंदर आपको कौन सी स्ट्रॉन्ग लग रही है? फर्स्ट वाली। ऊपर वाली सर। तो अब अगर आप बाय करना चाहो तो फिर इन दोनों को ऑप्शन में लाओ, तो पहले नंबर ऑप्शन के बाद बाय ज्यादा करोगे या फिर दूसरे नंबर ऑप्शन के अंदर बाय करोगे? पहले वाला सर। पहले वाला। जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है यहां पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बायर हमें वीक दिखाई दे रहे हैं। तो जब वीक बायर दिखाई देते हैं तो फिर थोड़ी सी रिस्क होती है कि हो सकता है कि अगले टाइम में सेलर बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएं और बायर वीक हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस कैंडल के बाद लगता है कि यार बायर इतने स्ट्रांग हैं, सेलर इतनी जल्दी नहीं आएंगे, हो सकता है कि सेलर बाद में आए, अभी बायर का चांस है, बायर कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्राइस को। तो इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन कैंडल टू कैंडल समझनी है। फिर कभी कभार जब हम स्कूल में पढ़ते थे
जब हम एक वर्ड की मीनिंग सीखते थे तो उसकी मीनिंग अलग होती थी, जब उसको सेंटेंस में यूज करते थे तो उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती थी। तो फिर जो सोचते थे तो टीचर हमें यही बोलता था कि सिंगल वर्ड की मीनिंग अलग होती है, अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो सकती है या कभी कभार ज्यादा भी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसी तरीके से सिंगल कैंडल हमें क्या प्रेडिक्शन दे रही है कि भाई आप लोग इसके बाद बाय करो। यहां पर सिंगल कैंडलस्टिक प्रेडिक्शन दे रही है कि नहीं, बायर वीक है, बाय रिस्की है। लेकिन जब हम 4, 5, 10 कैंडल और एक ट्रेंड, एक वेव, एक स्ट्रक्चर, उसके साथ इन कैंडल्स को यूज करेंगे तो हर बार सेंटेंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर प्राइस बहुत नीचे आ गई उसके बाद ये आपको हैमर मिलता है तो इस सेंटेंस में हैमर की मीनिंग अलग है। अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, इस जगह पे हैमर आता है तो इसकी मीनिंग अलग है। अगर इस सेंटेंस के अंदर प्राइस बिल्कुल टॉप पे हैमर बनाता है तो इसकी मीनिंग अलग हो सकती है। तो हर इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती मार्केट के अंदर, लेकिन अगर सिंगल कैंडलस्टिक की रीडिंग करेंगे तो यही इंफॉर्मेशन होगी। और हमारी गलती ये होती है कि जब सिंगल कैंडलस्टिक की रीडिंग करते हैं उसको हर जगह पे वैसा ही देखते हैं कि वही मीनिंग होगी, वो चेंज हो पोजीशन सकती के हिसाब से रीड करना है। जी। हम पोजीशन के हिसाब से, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन ऑफ प्राइस क्या है। पोजीशन ऑफ प्राइस, बायर की कैंडल सबसे नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मिड में थोड़ी सी कम स्ट्रांग होती है, टॉप पे बहुत ज्यादा वीक होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ट्रेंड्स होते हैं। जी 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 सर, ये जो आपने पहला जो बताया ना, जो नीचे रेड है और ग्रीन ऊपर है, तो सर इसकी विक जो है सर नीचे है, और आपने कहा था कि बायर जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्कुल। सर अगली कैंडल रेड भी तो बन सकती है यहाँ पे, ताकि प्राइस और नीचे गिरे और बायर वहां से कंट्रोल ले। एक लिमिट होती है, ठीक है। एक बात है ना कि जो डिस्काउंट प्राइस और प्रीमियम प्राइस होती है वो पिछली वेव के हिसाब से बनती है। करंट वेव, रनिंग वेव में डिस्काउंट और प्रीमियम प्राइस नहीं बनती। कैसे? प्राइस यहां से यहां तक जा चुकी, ये हो चुका है, ये क्या है, ये हो चुका है, ठीक है। अब इसको देखते हुए ये 50% है। अब आने वाली जो मूवमेंट होगी, ये वाली जो आने वाली मूवमेंट होगी, ये प्रीमियम और डिस्काउंट पिछली इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने बनाई है, करंट के लिए नहीं। करंट की इंफॉर्मेशन ये नहीं है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप पिछली इंफॉर्मेशन से काउंट करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन में हैं, कहां से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। पिछली इंफॉर्मेशन को हम प्रेफर करते हैं और उसके हिसाब से प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस को काउंट करते हैं। और फिर जो डिस्काउंट प्राइस होती है या प्रीमियम प्राइस होती है वो एक कैंडल की नहीं होती, वो एक कंप्लीट वेव की होती है, एक स्ट्रक्चर की होती है, उसके हिसाब से बनती है। अगर एक एक कैंडल को प्रीमियम और वो करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा जब हम प्राइस की इफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। सर एक बात पूछना है जी सर, इसके प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें आप दिखाए थे, आप बोले थे कि सेलर नीचे बैठा हुआ है या सेलर ऊपर बैठा हुआ है, बायर नीचे बैठा हुआ है जी। तो फिर यहाँ पे ये जो दो कैंडल है इसमें कहाँ सेलर बैठा हुआ है? मतलब यहाँ पर सेलर आया था, यहाँ पर सेलर आया था, ठीक है। ये सेलर ने यहाँ से एंट्री की थी इस जगह से, ये सेलर कंट्रोल हो गया, ये सेलर कंट्रोल हो गया, तो मतलब सेलर की जो पोजीशन थी वो खत्म हो गई। अच्छा, अब वो मतलब पूरी तरीके से वो डाइल्यूट हो चुका है सेलर? बिल्कुल, इस जगह से डाइल्यूट हो गया, ये जगह सेलर की कैप्चर हो गई। अब जब सेलर की जगह कैप्चर होती है तो वो जगह बायर की बन जाती है। अच्छा, लाइक आर्मी, एक पोस्ट दूसरी आर्मी की पोस्ट आके उसको जो है ना फाइट के बाद कैप्चर कर लेती है तो वो उसकी बन जाती है ना, जो उसको विन करता है। इसी तरीके से यहां पर पहले सेलर की पोजीशन थी, लेकिन इस पोजीशन को किसने विन किया? बायर ने कंट्रोल करके विन किया। तो अब ये पोजीशन बायर की बन गई। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं।
एक मिनट जी सर। एक मिनट जी सर। एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ पर क्या है, ये आप क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहने के बाद जब ये पोजीशन रेजिस्टेंस की ब्रेक हो गई, अब आप इस पॉइंट को दोबारा क्या कहते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस है तो हर बार रेजिस्टेंस ही होनी चाहिए ना, ऐसा ही है ना। जी तो जी। अब तो ये सपोर्ट बन गई। इसका मतलब है कि जो सेलर का एरिया था वो किसने कंट्रोल किया, बायर ने। जब बायर ने कंट्रोल किया तो अब वो एरिया बायर का बन गया। अब यहाँ पर बायर ने अपना घर बना लिया है, वो अब रिएक्ट करेंगे। अब सेलर ऊपर की तरफ पुश हो गया और बायर हमेशा नीचे जी। पुश होता है। अब कैसे, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर भी एक लेवल है, यहां पर भी एक लेवल है, यहां पर भी एक लेवल है। अगर बायर आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, राइट, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, तो ये वाला सेलर कहां पुश हो जाएगा, ये ऊपर पुश हो जाएगा। दोबारा एक बायर आता है, उसने अगेन इस लेवल को ऊपर की तरफ पुश किया और ब्रेक किया, तो ये जितने भी सेलर थे ये कहां चले गए, नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल पे। अब जब एक और कैंडल आती है, ये इसको पुश करते हैं। अभी प्राइस चल रही है, जब चल रही थी तो जो अभी प्राइस चल रही है खत्म नहीं हुई, तो आखिरी लेवल सेलर की क्या है, ये है, ठीक है। अब प्राइस चल रही है, जब ये बायर ने इस प्राइस को पुश किया तो सेलर कहां चले गए, टॉप पे, ठीक है, ऊपर टॉप पे चले गए। जब चले गए, प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, वापस प्राइस इसी लेवल के नीचे आ गई, वापस प्राइस इसी लेवल के नीचे। जो अभी थोड़ी देर पहले जो सेलर ऊपर गए थे लेवल पे, यहां पर अब वो वापस इसी लेवल पे वापस आ गए, इसी लेवल पे वापस आए, क्योंकि ये लेवल अभी कंट्रोल नहीं हुई। इस सूरत में हम इस विक को ये नहीं मानेंगे कि ये वाली जो लेवल है तो सेलर यहां पर बैठे हैं, नहीं, सेलर की ये लेवल जो कंट्रोल हो रही थी वापस अनकंट्रोल हो गई। इसका मतलब है कि सेलर अपनी जगह पे वापस आ गए। इस सूरत में सेलर कंटिन्यू करते हैं, इस विक पे नहीं, यहां से ही कंटिन्यू कर लेते हैं वो, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक है ना, क्योंकि अब हम उसके ऊपर तो गए नहीं है, ठीक है। चीजें मिक्स हैं आपस में, ऐसी चीजें आपस में, क्योंकि मैं न चाहते हुए भी ना बात हर एक टॉपिक की करूंगा, क्योंकि इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं होगा ना, सिर्फ खाली एक एक चीज की बात नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। जी, सवाल क्या है जी। ये जो आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पे सेलर चले गए, दूसरे से तीसरे पे चले गए, तो क्या ऐसा हो सकता है पहले लेवल पे 10 सेलर थे तो दूसरे लेवल पे 10 थे, तो 10-10 मिलके 20 हो गया, और फिर तीसरे लेवल पे और 10 थे तो 40 हो गया, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल सबको बोलूं कि भाई आप लोग सोचो कि आप लोगों के पास ये 10 से लेके 20 तक नंबर है, आप कौन सी प्राइस पे सेल करोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि सब बोलेंगे हम एक ही प्राइस पे सेल करेंगे? हर एक की डिफरेंट प्राइस होगी, है ना। हर एक सोचेगा कि मैं कोई 11 पे सेल करना चाहे, कोई 12 पे, कोई 15 पे, कोई 17 पे, कोई 18 पे, हर कोई अपने टारगेट के हिसाब से सेल करेगा। तो इसी तरीके से सेलर जो है ना अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा सेलर जमा हो जाएं, हो सकता है बहुत ज्यादा सेलर जमा हो जाएं। अब ये इसका एग्जांपल मैं दूंगा ऐसे, मैंने यहां पर एक फॉरेक्स के अंदर पोजीशन ली। क्या पोजीशन ली? मैंने ये पोजीशन ली कि यहां से अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये मैंने सेल किया है। यहां पर मैंने क्या किया? सेल। फॉरेक्स के अंदर जब हम सेल करते हैं तो प्राइस कंटिन्यूएशन के बाद ऊपर एक एसएल स्टॉप लॉस लगाना होता है कि अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाए तो यहां तक मेरा लॉस बुक हो जाए, मैं ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी सर। तो अब यहां पर क्या होता है कि इस कंडीशन के हिसाब से हर एक बंदा यहां पर स्टॉप लॉस लगाता है। क्या लगाता है? स्टॉप लॉस, जिसको एसएल बोलते हैं, एसएल लगाता है। अब आप बताएं, एक बंदा है वो कहता है कि मैं $10 का एसएल बर्दाश्त कर सकता हूं, एक बंदा कहता है कि मैं कितने का बर्दाश्त करूंगा, 20 का करूंगा, एक बंदा कहता है कि मैं 30 का एसएल बर्दाश्त कर सकता हूं।
तो हर एक बंदे की अलग अलग चॉइस होगी। जो 10 का एसएल बर्दाश्त करता है तो उसका टारगेट क्या होगा, $20 का, और जो 20 का करता है तो उसका टारगेट $40 का होगा, और जो 30 का करता है उसका क्या होगा टारगेट, 60। तो अगर प्राइस नीचे आती है तो ये 10 वाला 20 पे सेल करेगा। सेलर तो यहां पर भी है, मतलब वो अपनी पोजीशन को सेल करेगा, यहां पर भी सेल होगा, यहां पर भी सेल होगा। ऊपर जाती है तो यहां पर भी सेल होगा, यहां पर भी सेल होगा, यहां पर भी सेल होगा। मतलब यहां पर जिन्होंने सेलिंग की थी वो यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, अलग अलग तरीके से मौजूद है। कोई एसएल के हिसाब से मौजूद है और कोई कह रहा है कि ये प्राइस सस्ती है, कोई ऐसा सेलर क्या कह रहा है कि ये प्राइस चीप है, मैं सेल करूंगा तो इस प्राइस पे सेल करूंगा। अब किसी का एसएल लगा हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और किसी का सेल लिमिट लगी हुई है। किसी की क्या लगी हुई है, सेल लिमिट। अगर प्राइस यहां तक आए तो सेल हो जाए, अगर प्राइस यहां तक आए तो सेल हो जाए। अब सेल लिमिट और एसएल इन दोनों को बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। इनको दोनों को क्या बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर। अब Pending यहां पर order। बहुत ज्यादा भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं और बहुत कम भी, ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि ये आपका डाउट सबका क्लियर हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि प्राइस यहां पर जब यहां से सेल होती है तो यहां पर ऑर्डर लगे थे 10,000, क्या लगे थे 10,000। इस 10,000 में 5,000 ऑर्डर फिल हो गए थे, 5,000 ऑर्डर क्या हो गए थे, फिल हो गए थे, चलो और 5,000 ऑर्डर अनफिल हुए, ठीक है भाई। अब जो अनफिल हुए वो अभी तक तो ऑर्डर यहां पर पेंडिंग है ना जी। जब दोबारा प्राइस इसी जगह पे आएगी तो 5,000 जो अनफिल ऑर्डर थे वो भी हो गए फिल, सेल हो गए। सर अनफिल कैसे हुआ, हाँ अनफिल कैसे हुआ? अनफिल का मतलब यह है कि आपने 10,000 ऑर्डर लगाए जिसमें से आपके 5,000 ऑर्डर सेल हो सके, 5,000 नहीं हो सके। जो नहीं हो सके वो क्या होंगे, अनफिल्ड होंगे ना, मतलब आपका ऑर्डर वो लगा ही नहीं, अभी तक पेंडिंग है, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? जी जी। नहीं पा रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं दोबारा कोई और तरीके से समझाऊं। जी सर, अगर तो और 10,000 तरीके का से ऑर्डर समझाओ लगा ना। हुआ है तो प्राइस अगर वहां हिट करेगा तो 10,000 ही सेल हो जाएगा ना, ये फिर मतलब हाँ। फिल हो जाएगा। देखो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी इसकी भी तो डिमांड होगी ना बाय करने की। जी। ऑर्डर 10,000 है, ठीक है, डिमांड जी। खाली 5,000 की है, तो फिर बाकी के 5,000 कौन बाय करेगा? जी सर। वो तो कोई नहीं बाय कर सकता ना, क्योंकि एक बायर आए, आपके पास एक सामान पड़ा हुआ है 100 आइटम, मैं आपके पास बाय करने के लिए आता हूं, मेरे पास पैसे ही सिर्फ 10 आइटम बाय करने के, क्या आप मुझे 100 ही दे देंगे? आप कहेंगे कि जी सर। मैं आपको 10 दूंगा क्योंकि आपका जो है ना आपके पास पैसे 10 के हैं, 90 तो आपके पास बचे ना, जो जी 90 सर। बचे में उसको समझे कि वो अनफिल्ड है, आपके अभी तक वो फिल नहीं हुए, किसी ने बाय नहीं किए, ठीक है, या वो आपके सेल नहीं हुए, इस तरीके से हम मानते हैं इसको। जी सर। ठीक है, अब यहां से ये 5,000 ऑर्डर आपके फिल हो गए। फिल होने के बाद जब दोबारा प्राइस आई तो कोई किसी का सेल का ऑर्डर लगा ही नहीं, ये पहले 5,000 फिल हुए थे, दोबारा भी 5,000 फिल हुए, अब कोई भी सेल का ऑर्डर यहां पर नहीं है। तो फिर दोबारा जब प्राइस ऊपर आएगी तो यहां पर क्यों रुकेगी बताएं? जब कोई सेल ही नहीं है, यहां पर कोई सेलर बैठा ही नहीं है, जो सेलर थे सबका सेल हो गया, तो फिर क्या होगा, यहां पर ये लेवल आपकी काम नहीं करेगी। तभी आप बोलते हैं कि यार यहां पर प्राइस रुकी तो है लेकिन नीचे नहीं आई, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ प्राइस चली गई, तो आप बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहां पर काम नहीं कर रही, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो फिर आप मार्केट नीचे कैसे आए, सेल कैसे हो, सप्लाई नहीं है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं, अगर ऑर्डर होंगे तो फिर वहां से रिएक्शन आएगा, अगर ऑर्डर नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा। कभी कभार क्या होता है इसी तरीके से हर एक कैंडल के अंदर ये रिएक्शन आया, ठीक है, इस रिएक्शन पे कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं, 100, इस 100 में से कितने फिल हुए, 50, कितने बचे, 50। अगर डिमांड 100 की है
तो 50 खा के डिमांड ऊपर चली जाएगी, ऐसा है नहीं है? Yes, यहाँ sir. पर 50 फिल हो गए, अब 50 तो बाकी डिमांड ज्यादा थी ना, तो ऊपर चली गई। जी। और जब यहां से प्राइस आई तो यहाँ पर 5000 ऑर्डर थे। कितने ऑर्डर है यहाँ पर? 5000। और जब यहां से डिमांड उठती है तो इनके पास डिमांड है 100 की। कितनी डिमांड है? 100 की। 100 की। जब 100 ऑर्डर फिल हो गए उसके बाद फिर सेल हर कोई करेगा, प्रेशर के अंदर सेल आएगी, क्योंकि कहेंगे कि ये हाईएस्ट प्राइस है, सेल करो सेल करो। ऐसे प्राइस गिरती 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 वापस आ जाएगी, फिर ऐसे ये विक्स बनती है आपकी। ठीक है, इसी 30 तरीके सेकंड से मार्केट पैनिक करती है हम्म, सर, इसीलिए मार्केट 30 सेकंड पैनिक करती है। बिल्कुल, क्योंकि एक डिमांड है ना। जब यहां से एक प्राइस ऊपर की तरफ उठती है, ये कितनी डिमांड से उठी है? हो सकता है कि 50 से उठी हो सकता है कि 100 से उठी हो, लेकिन जो ऊपर की इस जगह पे सप्लाई है वो 5000 है, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, तो यहां से गिरेगी। अब हमने क्या करना है? हमने यही तो समझना है कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस जगह पे सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना कि मैं इस जगह से सेल करूं जहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई खड़ी हुई है। कैंडल जरूर नीचे आएगी वहां से, क्योंकि प्रेशर आएगा। हमें इस बात को समझना है, ठीक है। और इस बात को समझने के लिए हमें कैंडल के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और कैंडल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें विक को समझना पड़ेगा, बॉडी की साइज को समझना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि इस जगह पे कितने ऑर्डर्स हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हर कोई सोचता है कि सर हमें कोई बंदा बताए ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर बुक के बारे में बताए कि कौन सी जगह पे कितने ऑर्डर है। आपको पता चल जाए 1 लाख ऑर्डर सेल के लगे हुए हैं, आप वहां पर क्या जगह करेंगे? बाय करेंगे, सेल करेंगे? सेल करेंगे। यस, एक जगह पे 1 लाख बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, आप क्या करेंगे? उसी आप वेट करेंगे उस प्राइस पे आए, क्योंकि जब दुनिया के सारे बायर बाय करेंगे तो मैं भी उनके साथ बाय करूंगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। और हम ये सारा स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज को समझना है। ऐसे सिर्फ बातें करूंगा तो फिर काम नहीं चलेगा ना, सामने आपको दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है जी सर। और एक सर छोटा सवाल है। पूछें। जी सर, जो दूसरी वाली जो कैंडल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेलर्स बाद में आए हैं, तो वहां पे तो 75% सेलर्स ने कंट्रोल किया है, तो फिर मेजॉरिटी कंट्रोल सेलर्स की है, लेकिन कैंडल बायर्स की बनी है, क्योंकि 25% बायर्स अभी वहां पे मौजूद है। तो सेलर्स डाइल्यूट हो गए या फिर सेलर्स अभी भी उस कैंडल के अंदर रहे? एक पैनिक होता है मार्केट के अंदर, पैनिक बायर को भी मिलता है, पैनिक सेलर को भी मिलता है। ठीक है, अब क्या पैनिक है जी, अब मैं आपको पैनिक का एक एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ का। ठीक है, ये एक मार्केट है, इस मार्केट में 1000 सेलर आए हैं। ठीक है, और बायर कितने आए हैं? 500। मौसम वेदर भी खराब हो गई है, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है। आज के दिन अगर सेल की तो ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। शुरू के 500 बायर ने बाय तो कर लिया, मतलब समझो कि 300 बायर ने यहां से बाय कर लिया। अब 700 सेलर का माल अभी भी बाकी है, और बायर कितने बचे? 200। अब अगर आप लो प्राइस पे सेल करोगे तो आपके पास पैनिक क्या है? अगर आप नुकसान में सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट इन बायर को, तो आपके ऊपर पैनिक क्या है? आपको किस चीज का डर है? माल नुकसान होने का। माल नुकसान होने का, फिर आप इस मजबूरी में सेल कर रहे हो, ऐसा ही है। इसी तरीके से जब यहां पर बहुत ज्यादा लोग सेल करते हैं, चीप प्राइस पे भी सेल करते हैं, उनको पैनिक होता है। क्या होता है? पैनिक होता है। तो वो पैनिक की वजह से वो नीचे भी सेल करते हैं और भी नीचे सेल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पर लोगों ने सेल किया, यहां से प्राइस ऊपर फिर भी जा रही है, इसका मतलब है इन सेलर को पैनिक नहीं है, इन सेलर को पैनिक नहीं है। अगर पैनिक होता तो वो यहां पर भी सेल करते, फिर यहां पर भी सेल करते, फिर यहां पर भी सेल करते, फिर यहां पर भी सेल करते हैं। हर बार तो पैनिक नहीं होता ना। इसी तरीके से यहां पर इन्होंने एक अपनी जगह बनाई कि हम यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम सेल करेंगे तो इसी जगह से सेल करेंगे, हम सेल करेंगे तो इसी जगह से। मैं आप लोगों को आप लोगों के पास वो है बाइनेंस की ऐप है, सब लोग यूज करते हो बाइनेंस की ऐप? जी सर। जी सर।
आप बीटीसी की ट्रेड वाली पिक्चर खोलेंगे ना, जहां पर वो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, आप देखेंगे कि एक साइड पे बायर है, एक साइड पे सेलर है, और वहां पर एक साइड पे लॉट और एक साइड पे प्राइस लिखी होती है, और आप देखेंगे कि एक ही जगह पे प्राइस रुकी होती है, वहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, कोई 5 बीटीसी बाय करता है, कोई 21 बीटीसी बाय करता है, कोई 50 करता है, कोई 60 करता है, और सेलर उसको देते हैं। मतलब जितनी डिमांड मजबूत होगी तो प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी, और सेलर कम होते जाएंगे, और जितनी सप्लाई मजबूत होगी तो बायर उसके सामने रुक नहीं पाएंगे, और प्राइस नीचे गिरेगी, और प्राइस नीचे गिरेगी, और प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बायर प्राइस बढ़ाने के लिए बाय करते हैं, और कभी कभार इसलिए बाय करते हैं कि प्राइस गिरे ना। आपके पास आइटम है, आपने अपनी 50% इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने 5 मिलियन रुपीस की बाइंग की है, कितने प्राइस के ऊपर? 100 रुपए पे। अब आपके पास 10 मिलियन और भी हैं। अगर ये प्राइस नीचे गिरे तो आपको नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा। अब आप क्या करेंगे? इस प्राइस को सपोर्ट करेंगे, यार आहिस्ता आहिस्ता बाय करते रहो, प्राइस 100 से नीचे गिरेगी तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो आप इस दूसरे पैसों से इस प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 तक मेंटेन हो, कल तक सेलर आ जाएंगे, सारा माल खरीद लेंगे। कभी कभार आपको मेंटेन करना पड़ता है, कभी कभार आपको बढ़ाना पड़ता है, प्राइस नीचे है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत एक्टिविटीज होती है। अभी हम कैंडलस्टिक की सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अगर इनके ऊपर जाएंगे तो फिर वो सारा मिक्सचर हो जाएगा, समझ में किसी को भी नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा जिसकी जब जरूरत होगी। ठीक है। सवाल आप लोगों के बहुत है, मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर चीजें अभी बहुत सारी हैं, हमने थोड़ा सा टाइम देना है इसको। ठीक है। चलो यहां पर आते हैं, इस कैंडल के अंदर क्या आपको फील होता है, क्या आप फील करते हो? इसका मुझे रिएक्शन बताएं। ये रिएक्शन क्या है? इस कैंडल का रिएक्शन मुझे बताएं। तो सेलर्स एक्टिव है लेकिन बायर्स ने कंट्रोल किया है। बायर ने Then कंट्रोल again किया, sellers एक्टिव हो गए। देन अगेन सेलर एक्टिव हो गए। तो जब 2 दफा सेलर एंटर होते हैं और 2 दफा एक्स नीचे से बायर को अटैक करते हैं, बायर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर अगेन सेलर ऊपर से अटैक करते हैं, तो ये बायर न्यूट्रल बनेंगे, ये बायर स्ट्रांग बनेंगे, या ये बायर नॉर्मल बनेंगे? इनको हम क्या कहेंगे, कौन से बायर होंगे? ये न्यूट्रल बायर, ये न्यूट्रल बायर होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है। उसके बाद ये वाले कौन से बायर होंगे? स्ट्रॉन्ग बायर है। ये नॉर्मल है, क्योंकि दोनों तरफ से सेलर ने एंट्री की है। ठीक है। इसको दोनों तरफ से सेलर ने एंट्री की है। अब आपके ये स्ट्रांग बायर है, ये आपका वीक बायर है, ये आपका न्यूट्रल बायर है, और ये आपका नॉर्मल बायर है। आपके पास कितनी कैटेगरीज बन गई? 4। जितनी भी चार्ट के अंदर कैंडलस्टिक हैं, सबकी 4 कैटेगरीज होती हैं, या तो कैंडल स्ट्रांग होती है, या वीक होती है, या न्यूट्रल होती है, या फिर नॉर्मल। इस किस्म की जितनी भी कैंडल्स होंगी वो सब नॉर्मल कैटेगरीज में आएंगी। इस किस्म की जितनी भी कैंडल्स होंगी वो सब न्यूट्रल की कैटेगरीज में आएंगी। इस किस्म की, जैसे कि ये वाली कैंडल, जैसे कि ये कैंडल, जैसे कि ना ऊपर विक ना नीचे विक, जैसे कि छोटा सा नीचे से विक, ये सब कौन सी कैटेगरीज है? स्ट्रांग कैंडल की कैटेगरी। इसमें बायर बताते हैं कि हम स्ट्रांग हैं। और इस किस्म की कैटेगरीज जिसके ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर से ज्यादा रिजेक्शन हो, कम से कम 25% रिजेक्शन हो, कम से कम, वो वीक कहलाती है। तो ये वीक की कैटेगरी है। ये वाली कैटेगरी आपको 5% ऊपर से, 5 से 10% ऊपर से रिजेक्शन, 5 से 10% नीचे से रिजेक्शन, ये नॉर्मल कहलाती है। हाँ, जितनी बॉडी उससे ज्यादा रिजेक्शन, ऊपर से भी नीचे से भी, वो न्यूट्रल कहलाएगी। ये 4 कैटेगरी हमें हर जगह पे काम आएंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए, कैंडल को समझने के लिए। ये कैटेगरीज आप लोगों ने समझनी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास सेलर का विक भी ऐसे बनता है। अब इस विक के अंदर कौन फेल हुआ? बायर। आपने ये देखा कि जब बायर फेल होता है तो एक रेड कैंडल का विक बनता है,
और रेड कैंडल नीचे बॉडी बनाती है। इसका मतलब हुआ कि रेड कैंडल में जब ऊपर से विक होता है तो रेड कैंडल बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये कैटेगरी रेड कैंडल की है जिसमें रेड कैंडल स्ट्रांग है, और इस कैटेगरी के अंदर रेड कैंडल वीक है, क्योंकि बायर ने 75% अटैक किया है, कमजोर किया है सेलर को, कंट्रोल नहीं किया, डोमिनेंस ही नहीं दिखाई, लेकिन इन्होंने कमजोर जरूर किया है। ठीक है, इसके अंदर सेलर न्यूट्रल है और इसके अंदर आपके सेलर नॉर्मल है। आपकी ये 4 कैटेगरीज हो गई। अब कैटेगरीज की और मैं मजीद पिक्चर आप लोगों को दिखाऊं तो आप अब इसको इंफॉर्मेशन को सेव कर लें कि हमेशा कैंडल की जो रेंजेस उसकी कैटेगरीज बनती हैं वो ऐसे बनती हैं। अब ये 25% विक नहीं है ऊपर से, इसीलिए मैं इसको एज ए स्ट्रॉन्ग काउंट करता हूं। अगर 25% से ज्यादा विक होता तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं करता, फिर मैं नॉर्मल में इसको लेके जाता। ये आपके नॉर्मल, ये आपकी वीक कैंडल्स और ये आपकी न्यूट्रल, ये स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलेगा, इससे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को समझने में पता चलेगा, इसको आपको एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का पता चलेगा, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न और वीक रिवर्सल पैटर्न समझने का पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। तो कैंडलस्टिक रेंजेस हर एक बंदे को क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये टॉपिक जितना सिंपल लग रहा है ये इतना ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक मैथ को भी समझा कि हम कैंडल को कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, उससे विक कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न है वो जो आप सबको पता है, वो पैटर्न अब मुझे मीनिंग के साथ आप लोग बताओगे। पहले आपको नाम पता था, अब उसकी मीनिंग क्या रहेगी आप वो भी मुझे बताएंगे। कैंडलस्टिक की सीक्वेंस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम सीक्वेंस पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी सीक्वेंस की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि जब तक हम ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। ये स्किप करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है। ये कौन सा बुलिश है हमारे? इसके अंदर सेलर फेल हैं या सेलर एक्टिव हैं? फेल है सर, फेल। इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर के अंदर सेलर एक्टिव हैं या फेल हैं? एक्टिव है सर। एक्टिव है सर, एक्टिव है। स्पिनिंग कैंडल के अंदर सेलर एक्टिव हैं या फेल है? न्यूट्रल है सर। ये न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल है, बायर न्यूट्रल है और सेलर आपका जो है ना फेल भी था और एक्टिव भी, दोबारा एक्टिव भी हुआ है। इसका मतलब है कि खतरा है थोड़ा सा। ठीक है सर, इंडिसीजन इसको कह सकते हैं? नहीं, इंडिसीजन का मतलब है कि जहां से प्राइस ओपन हुई वहां से प्राइस क्लोज हुई, कोई भी मूवमेंट ना आगे की तरफ का कंप्लीट हुई ना नीचे की तरफ कंप्लीट हुई, वो एक अलग चीज है, वो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है जी जी। ये मारुबोजो कैंडल है, इसके अंदर सेलर तो हो सकते हैं लेकिन बाहर कोई भी सेलर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ना नीचे की तरफ सेलर दिखाई दे रहा है ना फिर ऊपर की तरफ सेलर दिखाई दे रहा है। इसको शेवन कैंडल भी बोलते हैं कि ना ऊपर विक है ना नीचे विक है। और इसकी और भी एक कैंडल है जो मैं अभी यहां पर ड्रा करने वाला हूं, ये हाफ मारुबोजो इसको कह सकते हैं। अब हाफ मारुबोजो का मतलब ये है कि एक साइड पे विक है और एक साइड पे विक नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब क्लोज इसको नाम ऐसे दिया कि क्लोजिंग के पास विक नहीं है, इसको ओपन का नाम इसलिए दिया कि ओपन के पास कोई भी विक नहीं है। तो ये आपके 6 बुलिश की सिंगल कैंडलस्टिक हैं जो आपको हर जगह पे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का सिग्नल देंगे। अगर 6 ये और 6 बेयरिश की पढ़ेंगे तो 12 कैंडलस्टिक हो जाएंगी, 12 सिग्नल हमें मिल सकते हैं हर बार मार्केट में, सिर्फ इन कैंडल्स को देखते हुए। बेयरिश की कैसे हैं? ये हैमर, ये बेयरिश हैमर। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये हैमर और ये हैमर आपस में बराबर हैं ताकत में? नहीं सर, स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं। बायर से हाँ सेलर्स वीक है सर। हाँ, कुछ लोग Buyers का समझते pressure हैं, है। असल में कुछ लोग समझते हैं कि ये हैमर अगर बायर के लिए स्ट्रांग है तो ये हैमर सेलर के लिए स्ट्रांग होगा। नहीं, ये हैमर सेलर के लिए वीक है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सही है, याद रखिएगा। अगर ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर बायर के लिए वीक है
तो बेरिश इन्वर्टेड हैमर सेलर के लिए बहुत स्ट्रांग है, जैसे हैमर स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जी सर। ये बात याद रखिएगा। ये स्पिनिंग कैंडल है, ये दोनों के लिए न्यूट्रल है, चाहे वो बायर के लिए हो चाहे वो सेलर के लिए हो। अब आप लोग तो बोलते होगे ना स्पिनिंग टॉप, लेकिन मैं यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल क्यों बोल रहा हूं? अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रेंड के टॉप पे आएगी स्पिनिंग या ट्रेंड के बॉटम पे आएगी, वो देख के पता चलेगा। बॉटम पे आएगी तो बोलूंगा स्पिनिंग बॉटम, टॉप पे आएगी तो बोलूंगा स्पिनिंग टॉप, नहीं तो अब पता नहीं है तो फिर मेरे लिए खाली सिर्फ स्पिनिंग कैंडल है। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये वाली कैंडल मारुबोजो, सेम क्लोज मारुबोजो और ओपन मारुबोजो, बस ये दिखने में कलर चेंज है, ये बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर ये ना समझना कि अगर क्लोज मारुबोजो ऊपर से यहाँ पर विक नहीं है, यहाँ पर तो नीचे से विक नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस में फर्क होता है। इसका क्लोज यहाँ पर है और इसका क्लोज यहाँ पर है, तो इसलिए ये वाली क्लोज। ठीक है, ये सिंपल था। अब कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो इसकी तरह दिखते हैं लेकिन ये हैं नहीं, हम फिर भी उनको कहते हैं कि हैमर है, हम फिर भी उनको कहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन हकीकत में इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क है। चलो वो देखें क्या फर्क है इंफॉर्मेशन के अंदर। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास कुछ पिन बार्स हैं जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती हैं, लेकिन वो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है नहीं। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के अंदर, कि जब सेलर एंट्री की थी और बायर ने इनको कंट्रोल किया था तो दोबारा सेलर नहीं आए। लेकिन इस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जब सेलर ने एंट्री की और बायर ने इनको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद सेलर दोबारा आ गए। अब इंफॉर्मेशन चेंज है या नहीं है? जी सर। बदली हुई। अगर इंफॉर्मेशन चेंज है तो फिर इसका काम भी चेंज होगा, इसका काम भी चेंज होगा। अगर इसको बोलेंगे ये भी हैमर है तो फिर वो हैमर क्यों हमारा काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर दोबारा सेलर आ गए, सेलर कह रहे हैं नहीं हम ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर हम नीचे से फेल हुए तो हम ऊपर से वापस आ रहे हैं। यहाँ पर सेलर कह रहे हैं कि भाई आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, हम नहीं हार सकते, हमने हार मान ली। देखो कितनी इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे आप लोग रीड करोगे ना सिंपल देसी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है सर, फर्स्ट वाले में सेलर का रिस्पॉन्स नहीं है और सेकंड वाले में सेलर का रिस्पॉन्स है। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, ओ ये वाली कैंडल बहुत ज्यादा वीक है, सुपर वीक है। ये क्या है? सुपर वीक। ये सिर्फ वीक है। अब क्यों? क्योंकि यहां पर सेलर एक दफा फेल हुआ है, यहां पर एक दफा सेलर फेल हुआ, दोबारा सेलर ने एंट्री की। यहां पर तो सेलर ने कहा है कि मैंने डायरेक्ट ही अटैक किया है आप लोगों के ऊपर। क्या कहते हैं, है ना? इसको कह सकते हैं ना कि ये सुपर वीक है, ये फिर भी वीक है, ये फिर भी स्ट्रांग कैंडल है। अगर इस सिर्फ दो कैंडल को आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में कौन सी स्ट्रांग है? ये नीचे वाली पिन बार बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेलर फेल भी हुआ है। यहां पर सेलर तो कह रहा है कि मुझे तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने डायरेक्ट ही अटैक किया है बायर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से यह इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप रीड करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जैसे कि बोलते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन साथ साथ में बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। दोबारा बता, समझ नहीं आ रहा। पिन बार दोबारा बता दी, समझ नहीं आ रहा। पिन बार का पिन बार का दोबारा बताएं? जी सर। ठीक है, बताते हैं दोबारा। एक मिनट, देखिए पिन बार के अंदर ये इंफॉर्मेशन आती है। यहां पर ये कैंडल बोलती है कि जब बायर ने एंट्री की तो सेलर ने एंट्री नहीं की थी और बायर ने एक हाई बना दिया। इस हाई से सेलर ने दोबारा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की और बायर को वीक कर दिया। ये कैंडल बताती है शुरू में सेलर आए थे, वो फेल हुए, बायर ने उनको फेल कर दिया। फिर जब बायर ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद सेलर ने अटैक किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर हैं वो पहले एंटर हो चुके थे मार्केट में, वो फेल हो गए थे, उन्होंने सेकंड कोशिश की है। यहां पर इन्होंने डायरेक्ट कोशिश की है। तो डायरेक्ट कोशिश मतलब वो इतने तो कॉन्फिडेंस में है ना कि डायरेक्ट करते हैं,
इन्होंने यहां से भी कोशिश की थी, जो फेल हुए दोबारा इन्होंने मजबूरी में कोशिश की क्योंकि यहां पर उन्होंने वो फेल हुए। तो ये इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, जब हम चार्ट के अंदर पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं जब दूसरी कैंडल के रिलेशन के साथ पढ़ूंगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे पीछे होगी। ठीक है, ऐसे ना बोलना कि सर पहले तो कल तो बात दूसरी कर रहा था, आज दूसरी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कैंडल के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के डिफरेंस होगी। अब यह रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है? रिवर्सल का मतलब अगर हम लफ्जी मीनिंग समझें, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और अचानक से डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सल। एक डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है और अचानक प्राइस ने डायरेक्शन को बदला, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो रिवर्सल पैटर्न का मतलब आज समझना इतना आसान है हद से ज्यादा। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या हुआ? रिवर्सल हुआ नहीं हुआ? जी सर, रिवर्सल हो गया। जी सर। तो रिवर्सल। इस हैमर को इसलिए हम बोल रहे हैं रिवर्सल। Person. अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है, फिर दोबारा एक हैमर बनता है, तो प्राइस ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना, कंटिन्यू कर रही है, दोबारा भी कंटिन्यू कर रही है, तो इसको बोल दिया कंटिन्यूएशन। तो इस रिवर्सल पैटर्न का मतलब बायर्स अब कंटिन्यू करेंगे। इस रिवर्सल पैटर्न का मतलब है बायर दूसरों को बोल रहे हैं कि हमने सेलर को कंट्रोल कर दिया है, उसको वीक कर दिया, आ जाओ अब चलें ऊपर। और ये वाला हैमर कहता है कि भाई हम ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन है कि हम मजीद और कंटिन्यू करेंगे, आ जाओ अब बाय करो। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं वो इंफॉर्मेशन सारी देसी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोग के जहन में बैठे। ठीक है, अगर वो मैं प्रोफेशनल तरीके से जाऊंगा तो फिर वो बार बार वही रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं जी सर, सही है। अब वो पता नहीं आप लोग हंस भी रहे होगे कैसे बात कर रहा हूँ। सर इसमें कौन सा रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग है? रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू द कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि कंटिन्यूएशन अगर सर अगर इसमें हैमर मतलब हैमर में अगर सेलर का रिस्पॉन्स हुआ तो सेलर अभी नहीं जा रहे, अभी रेडी नहीं है। अगर यहाँ पर पिन बार हैमर आ जाए तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो अभी रेडी नहीं है। सेलर कहते हैं नहीं अभी हम कोशिश करेंगे, अभी हम कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे, हम इतने स्ट्रांग है, आप लोग इस तरीके से हमें हरा के चले जाओगे, हम अभी वापस आएंगे जी। और इसमें कह रहे हैं कि नहीं हम में अभी ताकत नहीं है, हमें अभी ताकत नहीं है, आप लोग अभी कंटिन्यू करो, क्योंकि रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स आया ही नहीं यहाँ पर सेलर का। ठीक है जी। इसके बाद एक रेड कैंडल, फिर आपको ये इन्वर्टेड हैमर आता है, ये भी अब रिवर्सल पैटर्न है। इस रिवर्सल पैटर्न में इन्वर्टेड हैमर जो है ना बताता है कि अब हमने बायर के डायरेक्शन को चेंज किया है। लेकिन अब अगर आप देखें ये रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग है या ये रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग है? पहला वाला सर, पहला वाला स्ट्रांग है। अब एक और रिवर्सल पैटर्न है ये वाला। अब इन तीनों की इंफॉर्मेशन देखें तो आप लोगों को नंबर 1 पे ये स्ट्रांग है, नंबर 2 पे ये स्ट्रांग है, नंबर 3 पे ये स्ट्रांग है। सही है बात? ये क्यों स्ट्रांग है नंबर 2 पे? क्योंकि एक दफा सेलर फेल हुआ, दोबारा सेलर आया, यहां पर तो सेलर ने डायरेक्टली इनको कंट्रोल किया, यहां पर फिर भी तो बायर न्यूट्रल है ना, यहां पर तो बायर वीक है, वीक बायर, स्ट्रांग बायर, न्यूट्रल बायर। तो न्यूट्रल बायर तो वीक से स्ट्रांग होते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न स्ट्रांग है। ऐसे ही सेलर के लिए ये सारे पैटर्न रिवर्सल है। लेकिन एक यहां पर बात आप लोगों को समझनी है, हमने इसका नाम क्या पढ़ा था? रिवर्सल नहीं, रिवर्सल नहीं पढ़ा, हैमर पढ़ा था, बियरिश हैमर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अभी ये इसका नाम चेंज हो गया है, अभी ये बियरिश हैमर नहीं है, इसका भी नाम चेंज हो गया है और इसका नाम तो वही रहेगा, इन दोनों का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखें, ये कंटिन्यूएशन आपके पैटर्न और ये आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न। अच्छा, इसको अभी भी बोलेंगे हैमर, इसको अभी भी बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, इसको अभी भी, इसको स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग टॉप, क्योंकि अब ये इस कैंडल के ऊपर बनी है तो टॉप हो गई, इस कैंडल के नीचे बनी है तो बॉटम हो गई।
इस कैंडल के ये नीचे बनी है, इसके बाद बनी है तो स्पिनिंग बॉटम है, ये इस कैंडल के ऊपर बनी है तो स्पिनिंग टॉप। ये हो गई शूटिंग स्टार। ये इन्वर्टेड हैमर, काम वही है, चाहे इन्वर्टेड हैमर बोलो तब भी आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, शूटिंग स्टार बोलो तब भी आपकी मर्जी है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि शूटिंग स्टार बोलोगे, अगर मैं मार्केट को नहीं देख रहा तो आपके शूटिंग स्टार बोलने से मैं समझूंगा कि मतलब कि एक ग्रीन कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर बनाए। अगर आप बोलोगे इन्वर्टेड हैमर और मैंने मार्केट को नहीं देखा तो मैं आपके बोलने से यह समझूंगा कि एक रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर बनाए, बस ये फर्क है सिर्फ। लेकिन आप शूटिंग स्टार बोलो या फिर इसको इन्वर्टेड हैमर बोलो, आपकी मर्जी है। अगर इसको बोलोगे हैंगिंग मैन तो मैंने मार्केट को देखे बगैर बोलूंगा कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड हैमर बनाए जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, और ये एक रेड कैंडल के बाद हैमर बनाए जिसको हम हैमर बोलते हैं। ये एज अ कंटिन्यूएशन साइन है, ये एज अ रिवर्सल साइन, ये भी एज अ कंटिन्यूएशन है, ये भी एज अ कंटिन्यूएशन। ये तीनों रिवर्सल है, ये अप ट्रेंड के डायरेक्शन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इसकी भी कंडीशन है। वो कंडीशन हमने जरूर पढ़नी है, वो जब चार्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन तो हो ना, उसको लेके जाएं चार्ट के ऊपर पढ़ने के लिए। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो चार्ट कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों के पास एक नॉलेज आ जाए। इसी नॉलेज को फिर चार्ट में ढूंढेंगे, समझेंगे कि अब हम इसको चार्ट के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे। तो आज का लेसन यहां तक था। आप लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट के अंदर ढूंढना है और उसमें से रिवर्सल पैटर्न्स को भी ढूंढना है और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को भी ढूंढना है कि आप पहचान पा रहे हो। और दूसरा, थोड़ी ज्यादा जो हमने विक के ऊपर बात की उसको भी रीड करने की कोशिश करो कि आपको चार्ट में समझ में आ रही है। मैं जो भी लेसन पढ़ाऊंगा चार्ट में उसको ढूंढना है ताकि आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अगले दिन मैं उसको रिपीट करूं लेसन को, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है वो सवाल पूछ सकता है। तो रिवर्सल का बताओ ना जरा। तो ये क्या बताया? हेलो, वही सर, वो थोड़ा सा पहला जो आप पूछो, सवाल पूछो ना, क्या बताऊं? सर एक सवाल है सर। क्यों है सर हैमर का वो पहला वाला? एक मिनट, आप हर्षित का सवाल हो जाए। जी हाँ हर्षित, कंप्लीट करो सवाल, पूछो। मतलब रिवर्सल में क्या बताऊं? वो हैमर सर रिवर्सल क्यों है पहला वाला सर? वो हैमर रिवर्सल क्यों है? ये वाला हैमर रिवर्सल क्यों है? हाँ, ये पैटर्न रिवर्सल क्यों है ये पूछो। क्योंकि इससे पहले प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी और उसके बाद हैमर बनने से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन बनता है, जब ऐसे चेंज होता है तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्स का मतलब क्या होता है? एक प्राइस एक डायरेक्शन में आ रही थी और फिर दूसरा डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर चेंज हुआ, तो इस हैमर का मतलब हो गया कि अब डायरेक्शन चेंज हुआ है और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पैटर्न एज अ रिवर्सल इसलिए, ठीक है। सर जी सर एक सवाल था। हाँ पूछो। सर ये बुलिश कैंडल के बाद ये इन्वर्टेड हैमर आए तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं? नहीं, शूटिंग स्टार सिर्फ रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल नहीं होगी। अच्छा, ये जरूरी है सर, क्योंकि मैं ग्रीन को भी समझ लेता था, तो मैं ध्यान रखूंगा रेड। हाँ ये रेड होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और अगर सर ये कैंडल हैमर कैंडल है, रिवर्सल पैटर्न का जो पहला पैटर्न है, पहला दो कैंडल है उसमें वो हैमर कैंडल है, दोनों ही हैमर है। ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। बायर का नाम चेंज नहीं होगा, बायर का नाम चेंज नहीं होगा, खाली बस सिर्फ दो कैंडल का नाम चेंज हुआ, इसका और इसका, बस। सही है सर, सही। इसका ये हैंगिंग मैन क्यों है कि एक बंदा अगर खजूर से लटक रहा है तो आखिरकार नीचे ही गिरेगा ना। जी सर। तो ये भी ऐसे बंदे की तरह है ना, ये खजूर पे लटका हुआ है, अब गिरेगा नीचे, हम सोच रहे हैं कि गिरेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये शूटिंग स्टार भी ऐसे ही होते हैं। सर जो पिन बार का कॉन्सेप्ट है जी सर, उसको मतलब इनर ट्रेंड के हिसाब से यानी पोजीशन के हिसाब से उसको मतलब एज अ absorb करना है कंटिन्यूएशन, ना? हाँ एज अ कंटिन्यूएशन ले सकते हैं हम, एज अ कंटिन्यूएशन उसको ले सकते हैं, ठीक है। हाँ एज अ कंटिन्यूएशन ले सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पे तो ये रिवर्सल पैटर्न में है, मतलब कौन सा बार है, कौन सा वाला? पिन बार सॉरी यहाँ पर पिन बार तो है ही नहीं। जी सर। अच्छा, आप पिन बार यहाँ पर कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, आप इसको नाम दोगे ना, क्या नाम दोगे?
आप बोलोगे कि अब ये पिन बार हैमर एज अ रिवर्सल पैटर्न है, पिन बार हैमर एज अ कंटिन्यूएशन साइन है, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज है ना, आप इनको भी कंटिन्यूएशन कर सकते हो पैटर्न को। जी सर। ठीक है जी सर। सर पिन बार के ऊपर जो वीक बना है उसमें कुछ सेलर एक्टिवेट हैं तो हाँ, सर उसे रेजिस्टेंस क्योंकि काउंट कर देखो सकते हैं। देखो रिजेक्शन उस जगह से आती है जहां पर रेजिस्टेंस होती है जी। तो अगर रिजेक्शन इस जगह से आई है तो इसका मतलब है कि पीछे कहीं पर भी इस जगह पे रेजिस्टेंस है, कहीं जी। पर भी रेजिस्टेंस है। अगर ये हैमर बने इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो पिन बार हैमर आपको बताता है कि ऊपर करीब में रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके इसी रेजिस्टेंस से फिर बाउंस बैक हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। सर या फिर रेजिस्टेंस पे प्रेशर हो सकता है। यहां पर कोई भी अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर कैंडल क्यों रिवर्स करेगी, तो फिर कैंडल के ज्यादातर चांस है कंटिन्यू करने के, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन पिन बार हैमर तो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेलर आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ से। ठीक है जी। सर हम पिन बार हैमर पे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? सब पे करेंगे, एक भी कैंडल नहीं छोड़ेंगे, सब पे करेंगे। सर फिर अगर वहां से रिवर्सल हो गया और रिवर्सल हो गया तब सब पे डोजी आएगी कैंडल, डोजी भी करेंगे, और डोजी मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा कैंडल है। ठीक है ना? हाँ जी 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 पूछे। सर जैसे डोजी आता है तो डोजी में आप कहाँ पर ऐसे होता है? अभी इतना एडवांस नहीं जाओ ना, अभी वहां पर पहुंचे नहीं है। हाँ, आगे आ रहा हूं। ऐसे वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे सीढ़ियों पे जंप लगाओगे तो गिरोगे, ऐसे नहीं करो काम। ठीक है जी जी आहिस्ता आहिस्ता, बराबर सर। सिर्फ एक हफ्ता वेट करें आप लोग, बहुत ज्यादा, एक हफ्ते के अंदर आपको सारी नॉलेज आ जाएगी, लेकिन आहिस्ता थोड़ा। जी भाई जी भाई जी पूछे। सर मैं कह रहा हूँ जैसे 3 बार हैमर पे वहां से रिजेक्शन मिल रहा है तो कैसे समझेंगे कि अब हमको बाय किया जाना है सेल किया जाना है? हम बाय कर सकते हैं, लेकिन पिन बार हैमर को ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं बात। अगर पिन बार हैमर बनता है, ठीक है, तो फिर हमने ओपन प्राइस पे बाय नहीं करना होता। ये प्राइस जब ब्रेक होगी तो हम बाय हमें यहाँ पर ऊपर करना होता है, तो मैं बाय यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर बाय नहीं करता, पिन बार हैमर बनता है। क्योंकि अगर ये पिन ब्रेक नहीं होगी, ये पिन ब्रेक नहीं होगी तो सेल बनेगा, तो अगर ये पिन ब्रेक होगी तब मुझे कंफर्म होता है कि अब ये बाय बनेगा। तो इसको पूरा क्लोज होने का देखेंगे, ब्रेक की सिर्फ जैसे ही उस लाइन को ब्रेक कर दे वैसे ही बाय करते हैं। बस उसके फौरन ही बाद में आपको मैं इसमें सेल बाय कर लेता हूँ। और हैमर जब बनता है तो मैं बगैर इंतजार किए मैं ओपन प्राइस पे ही बाय कर लेता हूँ। मुझे बस ये फर्क है एंट्री पॉइंट का, क्योंकि अगर पिन बार का ऊपर वाला विक ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सेलर डोमिनेंट है, वो सेलर मार्केट के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है ओके सर। सर कितने मिनट का ट्रेड लेते हैं इस पे आप? 1 मिनट, एक कैंडल 1 मिनट, 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट का ट्रेड, 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट का ट्रेड। सर ये जो रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न है जी सर, ये हमें चार्ट में तो हर जगह दिखेंगे, तो हमें क्या वो रिवर्सल पॉइंट ही ढूंढना है या फिर हर जगह पे जहां पे भी ये कैंडल दिखे उसको? अभी तो जहां पर दिखे आप लोग ये आइडेंटिफाई करो कि रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूएशन है। अगर रिवर्सल है तो कितनी दफा इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आती है, अगर कंटिन्यूएशन है तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करती है कि नहीं करती। तो आपने मतलब इसको ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं इनको फॉलो करूं, इनको इसके बाद बाय करूं, इसके बाद सेल करूं, तो कितनी दफा मेरे चांसेस है कि मैं इसको क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, कितनी दफा मैं इसमें सक्सेस हासिल कर सकता हूं, क्योंकि इसकी जो कंडीशन पड़ेगी। तो सर हर जगह पे ढूंढना है, मतलब जहां पे आपने हर जगह पे आपने एक चीज को समझना है, एक डाउन ट्रेंड में भी ढूंढना है और एक अप ट्रेंड में भी ढूंढना है, या फिर जैसे कि एक कंप्लीट ट्रेंड है, ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, इसको आपको यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। तो आपने 3 कैटेगरीज बनानी है। क्या बनानी है? 3 कैटेगरीज, 1 2 3। वो हैमर जो डाउन ट्रेंड में आ गए यहां पर, वो हैमर जो मिड में आ रहे हैं, मतलब एक एवरेज के या यहां पर भी हो सकता है, मिड यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, एक हैमर जो बिल्कुल टॉप पे आते हैं। अगर ये 15 हैमर आपको मिले और 15 में से 14 विन करते हैं, और ये आपको 10 मिले और 10 में से 5 विन होते हैं, और ये आपको 6 मिलते हैं और 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 विन करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज्यादा विनिंग रेशो कौन से हैमर की है।
जो ट्रेंड के शुरू में आता है, या जो ट्रेंड के बीच में आता है, या जो ट्रेंड के एंड में आता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी मार्केट के अंदर। उसी हिसाब से आपको समझ में आएगी कि अच्छा, तो मतलब हर एक पोजीशन के हिसाब से विनिंग रेशियो अलग अलग हो सकता है, भले कैंडल की पिक्चर, कैंडल की साइज एक जैसी क्यों ना हो। ठीक है जी सर। इस तरीके से आइडिया हो जाएगा आपको। सर अभी ये ट्रेडिंग करना है या फिर सिर्फ मतलब अभी ट्रेडिंग नहीं, अभी आपको दो टॉपिक क्लियर करने हैं। पहले कैंडलस्टिक को क्लियर करना है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियर करना है। जब ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। जी सर, अभी सिर्फ चार्ट को देखना है, अभी ऑब्जर्व करो। क्योंकि आप लोग जब भी पढ़ते थे, कहीं पर भी किसी भी जगह से आपने पढ़ा है, तो आप एक जगह पढ़ा और फौरन आप जाके ट्रेड करते हो। बीच में ऑब्जर्वेशन वाला जो मश्क है, ऑब्जर्वेशन वाला जो गैप है, वो अभी भी मिस है। तो अभी आप लोग ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक बात है, जब आप ट्रेड करते हो तो आप ये बस सोच रहे होते कि मैं पता नहीं विन होगा, पता नहीं लॉस होगा, लेकिन आपने ये भूल जाओगे कि यार जब बायर एक हैमर के बाद कैंडल रिएक्ट कैसे कर रही है, रिएक्शन कौन देखेगा? क्योंकि हमारा ट्रेड लगा होता है, हम तो वही देखते हैं कि पता नहीं विन होगा, पता नहीं लॉस होगा, लेकिन रिएक्शन को हम मिस कर देते हैं। तो रिएक्शन को समझने को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। उस ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करें। ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाएगी। ट्रेंड को कैसे समझेंगे जी? जैसे एकदम लो में आके हैमर बनता है, पुलिस हैमर, तो कैसे समझेंगे कि ये एकदम लो है, अब यहाँ से पुलिस हैमर बन रहा है तो यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे? ट्रेड नहीं करना ना, लो हाई ट्रेड नहीं करना, आपने उसको देखना है कि उसके बाद कौन सी कैंडल बनती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। जी मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेड नहीं करना मतलब कैसे समझते हैं सर हाई लो? मुझे आवाज आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा सा मुझे सर ये पैटर्न फॉरेक्स में भी काम करते हैं। शुभम आप राइट करो, मैसेज राइट करके भेजो। सर हमें रिएक्शन देखना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, कि वहां से जो कैंडल बन रही है वो क्या रिएक्शन दे रही है। बिल्कुल, उस रिएक्शन को समझो कि मतलब किस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो आपकी एंट्री पॉइंट कैसे होनी चाहिए? ओपन प्राइस पे होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए, या फिर कौन सी जगह पे आपने कैसे ट्रेड करना है? या सर ठीक है वो जी यही चीज ऑब्जर्वेशन करनी है सर। और जो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद का भी जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करना है। क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तो कुछ जहन में बात आएगी। और मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आप लोगों के जहन में आए ताकि आप पूछें और टू द पॉइंट सवाल पूछें। अभी इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं, अभी मजा नहीं आ रहा। मतलब कि एक प्रैक्टिकल करके पूछेंगे तो आपको पता भी चलेगा, आप उसको समझ पाएंगे। अभी आपकी जो पुरानी कंफ्यूजन है, आप वो वाले सवाल पूछ रहे हैं। अभी आपने ऑब्जर्वेशन से सवाल पूछे कि देखो कि मार्केट में आप लोगों ने क्या किया। अच्छा, तो टाइम देना पड़ेगा आपको मार्केट को, और मार्केट को टाइम दें। और अगर सवाल आपको याद ना रहे तो आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद जब मेरी क्लास शुरू हो तो आप उसको देख के आप सवाल पूछ सकते हो। तो इस तरीके से करें, ठीक है सर। ये थोड़ा कंटिन्यूएशन पैटर्न का थोड़ा बता दीजिए। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का थोड़ा बता दीजिए। पिन बार अगर आता है हैमर की जगह में तो वो रिवर्स पैटर्न बन जाता है। नहीं भाई, रिवर्स पैटर्न क्यों बनेगा? रिवर्स का तो मैंने क्लियर बोला ना कि रिवर्स तो ऐसे होता है। नहीं, ये हैमर जगह अगर पिन बार आता है ये भी रिवर्स हो जाएगा। फिर ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न में चेक करें। कंटिन्यूएशन ये है, हाँ कंटिन्यूएशन ये है। अगर यहाँ पर भी पिन बार हैमर आ गया, इसको भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलेंगे। ओके सर, ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सर ये नीचे वाले जो रिवर्सल पैटर्न है, मतलब रेड वाले कैंडल में जो हैंगिंग मैन है, उसमें अगर ऊपर की तरफ वीक आता है तो फिर वो क्या हैंगिंग मैन ही रहेगा यहाँ पर ऐसे? हाँ जी सर, ये फिर भी हैंगिंग मैन रहेगा। जी सर, ठीक है, ये फिर भी हैंगिंग मैन रहेगा। क्योंकि अच्छा, मैं किसी ने मैसेज किया, मैं वो मैसेज पढ़ूं। सर ट्रेंड का लो हाई कैसे समझते हैं? अरे भाई आगे नहीं जाओ ना, अभी ट्रेंड को क्यों पढ़ेंगे हम? अभी कैंडल को पढ़ रहे हैं, छोड़ो ट्रेंड को अभी। या तो प्रेफर करते 24 घंटे का क्लास करते हैं। सर ये फोटो चाहिए था। ये वाला? हाँ मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ, हाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मैं अब वीडियो को अपलोड करूंगा और एक दफा वीडियो को देखें। हमारे पास बहुत टाइम है भाई, आप टेंशन नहीं लो। जब कोर्स फिनिश करेंगे ना, मैं एक एक बंदे से पूछूंगा, फिर सब कुछ समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है,
और उसके बाद ही फिर कोर्स को फिनिश करेंगे। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझो। सर यहीं पर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर और लाइफ टाइम सपोर्ट है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू।